श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज चलते हैं 8वीं लोकसभा की ओर। मित्रों, इस वर्ष लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में किए गए और 7 चरण में कैसे मतदान हुआ, किस राज्य में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक विवाद हमेशा जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है कि वोटिंग ख़त्म होने के बाद चुनाव आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़े अपलोड किए हैं वो कुछ बढ़ गए। 1%, 2%, 2.5%, इस तरह से बढ़े हुए आंकड़े बढ़े हैं। तो उस पर विभिन्न दलों ने विवाद उत्पन्न किया। तो मित्रों, इसमें हम प्रक्रिया को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है और क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत जो चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करते हुए तिथियां निर्धारित करता है। इस वर्ष 2024 में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई और चुनाव के जो दिनांकें थीं वो कुछ इस तरह से थीं। पहला जो वोटिंग होती थी, पहला 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, फिर 20 मई, 25 मई और अंतिम चरण जो है 1 मई को चुनाव निर्धारित किए गए। तो लोगों ने बहुत उत्साह के साथ चुनाव में हिस्सा लिया। परंतु इस बार जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वोटर परसेंटेज में डिफरेंस क्यों आया, तो मित्रों नियम यह है कि प्रातः 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ होती है और हर 2 घंटे की वोटिंग जो है प्रिसाइडिंग अफसर द्वारा अपलोड की जाती है। 5 बजे अंतिम उनके द्वारा अपलोड की जाती है। 5 बजे जो वोटिंग होती है वो अपलोड कर दी जाती है और वो आंकड़े एकदम से मीडिया में और वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि इतने प्रतिशत वोटिंग हुई। 5 बजे तक जो कंपाउंड में जो वोटर्स आ जाते हैं उनको वोटिंग करने का पूरा अधिकार होता है और उनको चिट दे दी जाती है कि पीछे से देते हैं 1 नंबर से, जो लास्ट व्यक्ति होता है उसको 1 नंबर से चिट दे दी जाती है और वो वोटिंग लगातार चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण मतदाता वोट ना कर दे। और वो उसमें ये समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कई बार जो है लोग शाम को बड़ी संख्या में आते हैं, चूँकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी का सीज़न होने के कारण 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास लोग काफ़ी संख्या में एकदम से आते हैं और लंबी लाइनें देखी गई। तो जब लंबी लाइनें देखी गई हैं तो उसमें 5 बजे के बाद काफ़ी समय लग जाता है। तो जब समय लग जाता है तो वो वोटिंग के आंकड़े जो है जुड़ नहीं पाते हैं और वो जब जुड़ नहीं पाते हैं तो वो उसके बाद में उसको कंपाइल किया जाता है और जैसे ही चुनाव आयोग के पास सारे रिकॉर्ड पहुंच जाते हैं, सारे वोटिंग परसेंटेज पहुंच जाते हैं, तो उसके कारण उसमें डिफरेंस आता है। दूसरा एक कारण और है कि जो कुछ मतदाताओं का जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं उनके वोटर्स का भी पहले मतदान कराने की प्रक्रिया इस साल शासन ने की है। घर घर जाके मतपत्र दे के मतदान उनसे कराया है।
तो कुछ एक आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं आपसे साझा करता हूँ। जैसे 7 चरण की मैंने आपको बताया है, तो 7 चरण की जो मतदान हुआ है वो कुछ इस तरह से है। पहले चरण में 21 राज्य हैं, 21 राज्य की 102 सीट्स पर मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाता 66.2%, महिला मतदाता 66.07% और अन्य जो है 31.32%। इस तरह से औसतन मतलब कुल मतदाता 66.14% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। फेज़ 2 में 13 राज्य 88 सीट्स पर मतदान हुआ, जिसमें पुरुष 66.39%, महिला 66.42%, अन्य जो है 23.86%। कुल मतदान जो है 66.71%। तृतीय फेज़ में जो तृतीय चरण था, तृतीय चरण में 11 राज्यों की 93 सीट पर मतदान हुआ, जिसमें 66.89% पुरुष मतदाता, महिला मतदाता 66.41% और अदर्स 25.20%। कुल 65.68% लोगों ने मतदान किया। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीट्स पर मत डाले गए, मताधिकार का उपयोग किया गया, जिसमें पुरुष 69.58%, महिला 68.73% और अन्य 34.23%। टोटल जो है कुल मतदाता 69.16% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और पाँचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट्स पर मतदान हुआ, जिसमें पुरुष 61.48%, महिला 63%, अदर्स 21.96%, कुल 62.20% जो मतदान हुआ 20 मई को। और छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीट्स पर मतदान हुआ और उस समय 61.20% 25 मई को मतदान हुआ। मित्रों, ये आंकड़े जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए, वो आंकड़े हमने आपके साथ साझा किए हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा दल की सरकार बनेगी। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है, तो मैंने मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में, मेरे सारे स्टेट्स में जो सहयोगी हैं उन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे करके मेरे साथ मेरे भेजा है, उससे मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो हम आपसे साझा करने वाले हैं और बहुत जल्द हम आपके साथ स्टेट वार आपको आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी विजय होने की संभावना है। मित्रों, ये 7वां चरण की वोटिंग के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं और 7वां चरण 1 जून को वोटिंग होनी है, तो 1 जून के बाद हम आपसे पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक हम जानते हैं कि हमारे जो लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, जिनके लिए सीधे मताधिकार के द्वारा जो मतदाता है अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए तो उनका चयन या चुनाव करता है। बहुमत के लिए 272 सीट्स की आवश्यकता है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सदस्यों की आवश्यकता है। तो देखते हैं मित्रों, क्या कोई दल इंडिपेंडेंट रूप से कोई दल
क्या 272 का आंकड़ा पार कर सकता है अथवा मिलीजुली सरकार के आसार बनते हैं। क्या एनडीए स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है या आईएनडीए एक गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, इसका हम विस्तृत विश्लेषण करते हैं। मित्रों, ये जो 6 चरण की अभी तक के वोटिंग हुई है उसमें सबसे कम मतदान 61.2% छठवें चरण में हुआ है और छठवें चरण जो 25 मई को हुआ है उस समय तापमान बहुत अधिक था, गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, तो उन्होंने उस दिनांक को कम वोटिंग हुई है। इस बार एक चीज़ देखने में आई कि करदाताओं ने सबसे अधिक वोट डाले हैं और करदाताओं का ये था कि हम जो है करदाता इस बार सरकार चुनेंगे। तो ये देखने में आया है कि करदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट मताधिकार का उपयोग किया है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग ज़रूर इस बार मतदान करने नहीं निकला है और उसके कारण वोटिंग प्रतिशत में कुछ कमी आई है। परंतु एक चीज़ देखें आप, 5वें-6वें चरण में देखेंगे तो कुल मतदान सभी जगह का मिला के 60% से ऊपर है। 60%, 61% से लेके 69% या 70% से, तो ये कहेंगे 60 से लेके 70% के बीच में मतदान हुआ है। सबसे अधिक वोटिंग के आंकड़े जो आए हैं, सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है और उसके सबसे कम वोटिंग का आंकड़ा बिहार में सबसे कम वोटिंग देखी गई है। तो बिहार में सबसे कम वोटिंग होना दुखद है और वह कुछ समझ से परे है कि इतने कम वोटर्स क्यों निकले हैं। कम वोटिंग के जब हमने लोगों से बात की कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा, तो उसके जो कारण निकल के आए, तो युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग में तो लोगों का ये था कि सेवाओं की कमी है, शासकीय सेवाओं का की गारंटी नहीं है और जो है लोग बेरोज़गारी बहुत अधिक है। यदि बेरोज़गारी अधिक है तो वहीं बिहार में इस बार नियुक्तियां बहुत हुई हैं, तो क्या उनका पॉजिटिव वोटिंग होनी थी वहाँ पर। दूसरी बात एक जो स्पष्ट रूप से नज़र आई है कि यहाँ पर इस बार पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हुआ है। एक वर्ग विशेष ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मत दिया है। दूसरा जो है जो एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि जो भी वोट पड़े हैं वो पॉजिटिव वोट्स हुए हैं, पॉजिटिव वोटिंग हुई है। इस बार किसी तरह का कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कहीं भी नहीं मिली है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक बात है, जो सरकार 10 साल रहे उसके विरोध में एंटी इनकम्बेंसी होना एक स्वाभाविक है। मतदाताओं का आक्रोश उनके ऊपर होता है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण जो है निकल के आया है कि जो कैंडिडेट हैं इस बार के, वो उतने लोकप्रिय नहीं थे और लोगों ने अचानक जो कैंडिडेट आए हैं उनको लोगों की मतदाताओं की पसंद वो नहीं रहे हैं। जो भी कारण हो, लोगों का मानना है कि जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मतदाताओं के अनुसार नहीं है। और पहले के चुनाव में ज़मीनी स्तर पर सर्वे हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी काफ़ी लोगों से मीटिंग्स करके और उस तरह से चयन करते थे। भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक चयन का स्तर उनका रहता था। इसी तरह से
तृणमूल कांग्रेस में होता था, मगर उधर पे देखा जाए पश्चिम बंगाल में वोटिंग बहुत बढ़ चढ़ के हुई है। तो वहाँ पर राज्य सरकार के विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त देखी गई है। और जो संदेश खाली का मामला है, संदेश खाली में जो मामला है उसके विरोध में महिला वोटर्स लामबंद होते हुए नज़र आए हैं। तो पश्चिम बंगाल से सरकार के पक्ष में खुशखबरी मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, पश्चिम बंगाल हो गया। दक्षिण भारत की भी यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी इस बार जो है काफ़ी संख्या में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और जो कुछ प्रमुख सीटें हैं और शासन सरकार के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में, आईएनडीए की सीट्स दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इस बार जो है कहीं ना कहीं एनडीए उस गढ़ को तोड़ने में सफल प्रतीत होती दिखाई दे रही है। मित्रों, हैदराबाद जो ओबीसी जी का बहुत बड़ा गढ़ है, वो वहाँ पर भी जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। और जो मतदाताओं से जब बात करते हैं तो मतदाताओं का कहना ये है कि ये सीट इस बार फंसी हुई है। यहाँ पर कोई आकलन करना संभव नहीं है कि यहाँ पर विजय श्री किसको मिलेगी। तो मित्रों, 1 तारीख तक आचार संहिता है और 1 तारीख के को ही शाम के 7 बजे के आसपास हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे और वो आंकड़े लेके आएंगे कि किस राज्य में कितनी सीट्स मिल रही हैं और कहाँ कितने मतों से हार जीत हो रही है। ये बड़े आंकड़े मेरे पास हैं और बहुत बड़ा आंकड़े हैं, तो कोशिश हमने की है कि आपके साथ पास सटीक जानकारी हम आपको साझा कर सकें। तो आइए इंतज़ार करते हैं 1 जून का। 1 जून बस 1 जून आने वाली है। अभी मित्रों गर्मी बहुत पड़ रही है, नौतपा चल रहे हैं, लू चल रही है। तापमान 47-48 डिग्री से लेके 47 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो आप सबसे अनुरोध है कि लू से अपने आप को बचावें। लू से बचाने के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं कि घर से कभी खाली पेट ना निकलें। कुछ ना कुछ खाना खाने के बाद ही घर से निकलें। यदि जल्दी निकलना है तो नाश्ता करें। तरल पेय पदार्थ, पानी साथ में रखें। उसके अलावा जो है हर 2 घंटे 1 घंटे में यदि संभव हो तो नींबू पानी, गन्ने का रस, नारियल पानी पिएं। और सत्तू यदि आप खा सकते हैं, सत्तू खाएंगे तो आपको लू से बच सकते हैं। सत्तू जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है और सत्तू का आप शेक बना के भी पी सकते हैं। जैसे प्रोटीन शेक आप रख के चलते हैं, वैसे ही आप सत्तू का शेक बना के रख के चलें और बीच बीच में सत्तू का शेक पिएं। आम का पन्ना पिएं। तो देखिए जो है आप जो है उससे लू से बचें, हर संभव कोशिश करें। आप गमछा जो सर जो है हमेशा गमछे से बांध के रखें। गमछा बोलूं या टॉवेल ले लो या किसी भी सूती कपड़े से आप उसको बांध के रखें। कपड़े जो है हल्के रंग के जो है सूती कपड़े धारण करें। कान में यथासंभव यदि आप रुई लगा सकते हैं तो आप रुई लगा लें। दाहिने कान में रुई लगा लेंगे तो आपको लू लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। मित्रों, ये लू से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से मौतें
होती हैं और काफ़ी मौत की खबर आ रही है जो काफ़ी दुखदाई है। तो लू से अपने आप को बचावें। दूसरा, यदि लू लग जाती है तब की स्थिति में आप जिसको लू लगी है उसको छाया में लिटा दें और उसको गर्म ठंडे पानी से पोंछ दें या नहला लें। फिर जो है पसीना इसमें बहुत आता है, तो पानी जो है हर 15 मिनट 10 मिनट में पानी उसको अनिवार्य रूप से पिलाते रहें। ग्लूकोज वाटर हो, इलेक्ट्रॉल हो, ORS का घोल हो। ORS का घोल बहुत आसानी से मिल जाता है। यदि ORS का घोल आपके पास नहीं है तो चीनी और शक्कर पानी में मिला के पी लें। 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक पानी में घोल के उसको पिएं तो आपको लू से राहत मिलेगी। और डॉक्टर्स को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन लें, दवाइयाँ लें। किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। यदि आप हैं तो जहां हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मित्रों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सुरक्षा के समस्त उपाय करें, छाता लेके चलें। बार बार मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि अपने को लू से बचाएं। इस वर्ष लू जो है, जैसे भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि जून में भी रहेगी। अभी विगत वर्षों में जून के 2-3 महीने में 2-3 दिन तक ही लू पड़ती थी, मगर इस बार जून में 1 हफ्ते से 15 दिन तक लू पड़ने की, लू चलने की संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही हैं। तो आप लू से बचें और मैं आपको बहुत जल्दी कहाँ कौन जीतेगा, किस तरह कितनी मार्जिन होगी, लगभग कितने वोट से प्रत्याशी विजयी होंगे, इसके आंकड़े हम आपके साथ बहुत जल्दी साझा करने वाले हैं। मित्रों, आइए तो देखें ये जो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा अपलोड किए गए हैं। उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो 6वें चरण के आंकड़े अभी मेरे पास है, 7वां चरण 1 जून को है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।